18वीं सदी में स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय। 18वीं सदी में राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक विरोध व बाहरी आक्रमणों की आशंका के साए में चारों ओर सत्ता हथियाने के प्रयत्न हो रहे थे। प्राय सभी प्रांतीय शासक मुगल साम्राज्य के केंद्रीय शासन की दुर्बलता का लाभ उठाकर जहां राज दरबार में अपने अपने हितैषियों की खोज कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वे अपनी अपनी सत्ता के लिए आतुर भी थे। अतः दिल्ली दरबार राजनीति का अखाड़ा बन गया था। ये राजनीतिक उथल-पुथल युद्ध प्रतियुद्ध और क्षणिक संधियों व समझौतों का काल रहा। निश्चित रूप से कौन शत्रु है और कौन मित्र है, इसकी पहचान करना कठिन हो गया था। ये सब होते देख ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब चुपचाप बैठने वाली नहीं थी। वह अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी और प्रांतीय एवं स्थानीय शासक उसकी बढ़ती शक्ति से अवगत थे। साथ ही भारत में इस समय मराठा शक्ति का तेजी से विकास भी हो रहा था और वे एक अस्थायी शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए लालायित थे और मुगलों का स्थान लेने का स्वप्न देख रहे थे। नए राज्यों ने सीधे मुगल सत्ता को चुनौती तो नहीं दी और अपने शासन के औचित्य के लिए लगातार उसका अनुमोदन स्वीकारते रहे। शासन के अनेक क्षेत्रों में इन राज्यों ने मुगल संस्थाओं और प्रशासन तंत्र को जारी रखा। परिवर्तन जहां आए, वहां वे अपेक्षाकृत धीरे धीरे प्रत्येक क्षेत्रों में शक्ति के बदले हुए संबंधों को समायोजित करते हुए आए। इसलिए 18वीं सदी में इन राज्यों का उदय राज व्यवस्था के पतन की बजाय उसका रूपांतरण था, अर्थात यह शक्ति के विकेंद्रीकरण का सूचक था, न कि शक्ति के शून्य या राजनीतिक अव्यवस्था का। ये नए राज्य विभिन्न प्रकार के थे और उनके अलग अलग इतिहास थे। उनमें से कुछ की स्थापना मुगलों के सूबेदारों ने, तो कुछ की मुगल साम्राज्य से विरोध करने वालों ने, और बाकी के बचे वे वही मुट्ठी भर राज्य थे जो पहले से स्वतंत्र मगर निर्भर राज्यों की तरह काम करते आ रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले आजादी की ओर। तो आइए हम चलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड की ओर, जहां हम आधुनिक भारत के इतिहास में एक एक कर मुगल साम्राज्य के पतन के साथ क्षेत्रीय राज्यों के उदय और स्वतंत्रता से जुड़ी घटनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। बंगाल, हैदराबाद और अवध इस अर्थ में मुगल साम्राज्य के 3 उत्तराधिकारी राज्य थे, जिनकी स्थापना उन मुगल सूबेदारों ने की जिन्होंने केंद्र के साथ औपचारिक रूप से अपना संबंध कभी नहीं तोड़ा, लेकिन स्थानीय स्तर पर शक्ति के व्यवहार में लगभग स्वतंत्रता का प्रयोग करते रहे। आइए अब बारी बारी से इन राज्यों की स्वतंत्रता की घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। बंगाल। केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले 2 व्यक्तियों मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया, मगर वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था, जब उसे दीवान बनाया गया था। उसने खुद को तुरंत केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया, यद्यपि वह बादशाह को नियमित रूप से नजराने की काफी बड़ी रकम भेजता रहा। उसने अंदरूनी और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त कर वहां शांति कायम की। अब बंगाल जमींदारों की प्रमुख बगावतों से भी कमोबेश मुक्त हो गया। उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद शुजात खां ने बगावत की और फिर अंतिम विद्रोह नजात खां का था। इन सभी को हराने के बाद मुर्शिद कुली खां ने उनकी जमींदारियां अपने कृपा पात्र रामजीवन को दे दी। मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी में मर गया। उसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया, जिसे उसी लाल गद्दी से हटाकर अली वर्दी खान नवाब बन बैठा।
इन तीनों नवाबों ने अपने कुशल नेतृत्व से बंगाल को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया और साथ ही व्यापार व उद्योग को बढ़ावा दिया। मुर्शिद कुली खां ने प्रशासन में मितव्ययिता बरतने के साथ बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंध नए सिरे से शुरू किया। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया और इजारा व्यवस्था अर्थात ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया। स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से उसने राजस्व वसूलने वाले अपने विश्वासपात्र व्यक्ति को नियुक्त किया। उसने गरीब खेतीहरों का कष्ट दूर करने और उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण जैसे सहायक विकल्प प्रस्तुत किया। इस प्रकार वह बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सका, मगर इजारा व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों पर आर्थिक बोझ को बढ़ा दिया। तत्पश्चात उसने केवल असल जमा पूंजी की मांग की और गैर कानूनी टैक्स हटा दिए। तथापि उसने जमींदार और किसानों से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की। उसके सुधारों का एक परिणाम ये हुआ कि अनेक पुराने जमींदारों को निकाल बाहर किया गया और उनकी जगह पर अभी अभी पनपे इजारेदार आ गए। मुर्शिद कुली खां और उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। उन्होंने सबसे ऊंचे नागरिक ओहदों और कई फौजी ओहदों पर बंगालियों को रखा, जिनमें अधिकतर हिंदू थे। इजारेदारों को चुनते समय मुर्शिद कुली खां ने स्थानीय जमींदार और महाजनों को प्राथमिकता दी, जिनमें अनेक हिंदू थे। इस प्रकार उसने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग को जन्म दिया। तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी सभी व्यापारियों को बढ़ावा दिया। नियमित थानों और चौकियों की व्यवस्था कर सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम किया। उनके द्वारा अफसरों के निजी व्यापार को रोक दिया गया। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया कि विदेशी व्यापारिक कंपनियों और उनके नौकरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए और उन्हें अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाए। उन्होंने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानून का पालन करने व अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर किया। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता व चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी। इन सब के बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से बड़े नासमझ और लापरवाह साबित हुए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग करने या उसके इस्तेमाल की धमकी देने की होने लगी थी। नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया। वे कंपनी की धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते थे, परंतु उनका निरंतर यह विश्वास रहा कि कोई भी मात्र व्यापारिक कंपनी उनकी सत्ता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती है। वे इस बात को महसूस नहीं कर सके कि अंग्रेजी कंपनी व्यापारियों की कंपनी मात्र नहीं थी, बल्कि उस समय के अत्यंत आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेश की प्रतिनिधि थी। शेष दुनिया के बारे में उनका अज्ञान और उससे संपर्क का अभाव उनके लिए बड़ा महंगा पड़ा। नहीं तो अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका में पश्चिमी व्यापारिक कंपनियों के विध्वंसकारी कामों के संबंध में उनको जानकारी अवश्य हो जाती। बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया और इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उदाहरण के लिए मुर्शिद कुली खां की फौज में केवल 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे, तो अलीवर्दी खां को मराठों के बारंबार हमलों से तंग होना पड़ा और अंततोगत्वा उसे उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब 1756 से 1757 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया, तब शक्तिशाली फौज के अभाव ने भी विदेशी कंपनी की जीत में काफी योगदान दिया। अफसरों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में भी बंगाल के नवाब असफल रहे। यहां तक कि न्यायिक अधिकारी, काजी और मुफ्ती घूस लेने में नहीं हिचकिचाते थे। विदेशी कंपनियों ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया
और सरकारी कायदे कानून और नीतियों की जड़ें खोदी। हैदराबाद और कर्नाटक। निजामुल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। औरंगजेब के बाद के समय के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी। उसको दक्कन के गवर्नर का खिताब प्राप्त हुआ था। इस क्रम में सर्वप्रथम उसने 1720 से 1722 के बीच दक्कन में अपनी स्थिति सुदृढ़ की और फिर 1722 से 1724 तक केंद्रीय साम्राज्य का वजीर भी रहा। मगर वह जल्द ही वजीर के नाम से तंग आ गया, क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया, जहां वह सही सलामत अपना आधिपत्य बनाए रख सकता था। यहां उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी, जिस पर उसने कठोरतापूर्वक शासन किया। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयां लड़ी, सुलहनामे किए, खिताब बांटे और जागीरें व ओहदे दिए। उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए, एक हिंदू पूरन चंद उसका दीवान था। उसने दक्कन के मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। उसने बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और शक्तिशाली मराठों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। उसने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की भी कोशिश की, मगर 1748 में उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थीं। कर्नाटक दक्कन मुगल का एक सूबा था और इस तरह वह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था। मगर व्यवहार में जिस प्रकार निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशगत बना चुका था। अतः कर्नाटक के नवाब सआदतुल्लाह खान ने अपने भतीजे व दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। आगे चलकर 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्षों के कारण बिगड़ती गई। परिणाम स्वरूप यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। अवध। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहान उल मुल्क था। उसे 1772 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। वह अत्यंत निडर, कर्मठ, दृढ़ प्रतिज्ञ और कुशल व्यक्तित्व वाला आदमी था। उसकी नियुक्ति के समय कई बगावती जमींदार प्रांत में हर जगह से उठाया करते थे और मालगुजारी देने से इनकार कर दिया। अपनी निजी सेवाएं गठित की, किले बनाए और शाही सरकार की अवज्ञा की। इस क्रम में सादत खां को वर्षों तक उनसे लड़ना पड़ा। उसने अंधेर गर्दी को खत्म किया और बड़े जमींदारों को अनुशासित किया। इस प्रकार उसने अपनी सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर उसने दूसरे सरदारों व जमींदारों को अपनी तरफ कर लिया, किंतु उसने अधिकतर पराजित जमींदारों को नहीं हटाया। अधीनता स्वीकार करने और देय रकम अर्थात भू राजस्व नियमित रूप से अदा करने पर सहमत होने के बाद उन्हें भी अपनी जगह पर पक्का कर दिया गया। सादत खां ने भी 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त अर्थात रेवेन्यू सेटलमेंट किया। कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर और बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया। बंगाल के नवाबों की तरह ही उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। उसके अनेक सेनापति और उच्च अधिकारी हिंदू थे। उसने हठीले जमींदारों, सरदारों और सामंतों को उनके धर्म का कोई ख्याल किए बिना दबा दिया। उसके सैनिकों को अच्छे वेतन मिलते थे। वे हथियारों से सुसज्जित और सुप्रशिक्षित थे। उसने भी जागीरदारी प्रथा को जारी रखा। 1739 में अपने मरने के पहले
वो वस्तुतः स्वतंत्र बन गया था और उसने प्रांत को अपनी वंशगत जायदाद बना लिया था। उसकी जगह उसके भतीजे सफदरजंग ने ली। साथ ही 1748 में उसे साम्राज्य का वजीर भी बना दिया गया। इसके अलावा उसे इलाहाबाद का प्रांत भी सौंप दिया गया। सफदरजंग ने 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना नहीं करने दिया। उसने बगावत करने वाले जमींदारों को दबा दिया और दूसरों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने मराठा सरदारों से मित्रता कर ली, जिससे उसके अधिकार क्षेत्र में उनकी घुसपैठ ना हो सके। राजपूत सरदारों और शेखजादाओं की स्वामी भक्ति हासिल करने में भी यह कामयाब रहा। उसने रोहेलों और बंगश पठानों के खिलाफ लड़ाइयां छेड़ी और 1750 से 1751 ईस्वी में वंगश नवाबों के खिलाफ लड़ाई में उसने मराठों की सैनिक सहायता और जाटों का समर्थन प्राप्त किया। इसके लिए उसे मराठों को प्रतिदिन 25,000 रुपए और जाटों को 15,000 रुपए देने पड़े। बाद में उसने पेशवा के साथ एक करार किया, जिसके अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने और उसे भारतीय पठानों व राजपूत राजाओं जैसे अंदरूनी विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया। बदले में पेशवा को 50 लाख रुपए और पंजाब व सिंध के साथ उत्तर भारत के कई जिलों का चौथ दिया जाने वाला था और साथ ही पेशवा को अजमेर व आगरा का सूबेदार बनाया जाना था। मगर पेशवा दिल्ली में सफदरजंग के दुश्मनों से जा मिला, जिन्होंने उसे अवध और इलाहाबाद का सूबेदार बनाने का वचन दिया। इसलिए करार टूट गया। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की। उसने भी नौकरियां देने में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई। उसकी सरकार के सबसे बड़े ओहदे पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय आसीन था। नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों को आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के इर्द गिर्द एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति विकसित हुई। लखनऊ बहुत जमाने से अवध का एक महत्वपूर्ण शहर था। 1775 ईस्वी के बाद लखनऊ अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया और देखते ही देखते कला व साहित्य को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली का प्रतिद्वंदी हो गया। नवाबों की देखरेख में आगे चलकर लखनऊ हस्तशिल्प के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। इस प्रकार स्थानीय सरदारों और जमींदारों के संरक्षण में दस्तकारी और संस्कृति दोनों का असर कस्बों तक पहुंच गया। सफदरजंग ने बहुत ऊंची वैयक्तिक नैतिकता बनाए रखी। वह जिंदगी भर अपनी एकमात्र पत्नी के प्रति वफादार रहा। असल में हैदराबाद, बंगाल और अवध के तीनों स्वायत्त रजवाड़ों के संस्थापक क्रमशः निजाम उल मुल्क, मर्शिद उली खां, अलीवर्दी खां और शहादत खां बुरहान उल मुल्क ऊंची वैयक्तिक नैतिकता वाले लोग थे। उनमें से लगभग सभी ने संयमपूर्ण और सादा जीवन बिताया। यह इस धारणा को झूठा साबित करती है कि 18वीं सदी के प्रमुख सामंतों ने फिजूल खर्ची और विलासिता की जिंदगी बिताई। केवल अपने सार्वजनिक और राजनीतिक व्यवहार में ही उन्होंने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और विश्वासघात का सहारा लिया। इसके अलावा ये लोग जीवन पर्यंत अपने प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते रहे। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। और हाँ, मुगल सल्तनत से संघर्ष करने वाले स्वतंत्र राज्यों एवं पहले से स्वतंत्र परंतु निर्भर राज्यों की तरह कार्य करने वाले राज्यों के अस्तित्व से जुड़ी घटनाओं को हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आएंगे। नमस्कार।